नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज अपने हैं क्लास नंबर 22। ठीक है, क्लास नंबर 22 और पौधे के विभिन्न भाग की जो आज की क्लास है ये एकदम लास्ट फाइनल क्लास है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। साथ ही साथ में याद करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ें सारी अपने को करनी पड़ेगी याद, और प्रश्न जो है वो पेपर में यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब प्लांट के अंदर अपने 4 पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, पौधे के 4 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर 2 पार्ट और पढ़ेंगे और उसके बाद में छोटी सी क्लास होने वाली आज की, उसके बाद में ये जो है अपना टॉपिक हो जाएगा पूरा का पूरा बिल्कुल कंप्लीट। और इस टॉपिक को भी अपने वैसे ही करेंगे जैसे पिछली 2 क्लासेज को किया है, पूरी की पूरी चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा समझाने का काम जो है अपने यहाँ पर करेंगे। और अगर ये क्लास आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इससे पहले वाली आपको क्लासेस जो है वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जैसे शायरी के अंदर समा बांधा जाता है ना, वैसे ही इसका बेस जो बांधा गया है उन 2 क्लासेस के अंदर इसका बेस बांधा गया है। क्योंकि जो भी जैसे आपने अगर बीएड की है तो आपको पता होगा कि जो शिक्षण चलता है वो सरल से जटिल की तरफ चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? सरल से जटिल की तरफ, सरल से जटिल। ठीक है, तो क्लास जो आपके सामने आ रही है ना वो हमेशा ही उसी माध्यम में आती है, उसी क्रम में आती है। साथ ही साथ में आपने बुक्स को भी देखा होगा कि जब हम बुक्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई नोट्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरीके से क्यों होता है कि लास्ट में पढ़ते पढ़ते अपने को यूं लगने लग जाता है कि जल्दी से इसको टॉपिक को खत्म करके साइड करें, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। रीजन बिहाइंड दिस कि स्टार्टिंग के अंदर सरल चीजें रखी जाती है और लास्ट में आते आते चीजें थोड़ी सी हार्ड होती जाती है, इसीलिए अपने को लास्ट में लगता है कि ये टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा या फिर याद नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आज की जो क्लास है ये फाइनल क्लास है, इसके अंदर अपने क्या देखेंगे, जो 2 पार्ट जो अपने अभी रहे हुए हैं उन 2 पार्ट के ऊपर इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर है फल। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पत्ती पढ़ा था तो पत्ती के अंदर भी बहुत सस्पेंसिव राज वाली चीजें थी, कभी जिसके बारे में सोचा नहीं था उसके बारे में भी अपने को यहाँ पर जानकारी लेने की जो है अपने को वो चांस मिला। मतलब कि जैसे पत्ती जो होती है वो अलग अलग साइज की क्यों होती है, पत्तियों के अंदर जो कई पत्तियां होती है जिसके अंदर क्या होती है लाइनें नहीं होती, किसमें कईयों में लाइनें होती है, तो उसका रीजन जो है अपने को पिछली क्लास में पता चला। इसी तरीके से कुछ सस्पेंसिव राज जो है फल के भी, कुछ सस्पेंस जो है, जो सीक्रेट्स जो है आज वो खुलने वाले। तो सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि फलों का अध्ययन, देखो पहले था फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, अब क्या आ गया? अब है फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, पीसी कल्चर, विटीकल्चर बोलते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे उसका अपने नॉलेज लेते रहेंगे। फिलहाल जो है अपने को ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए कि फूलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, फूलों का जो अध्ययन है उसको बोला जाता है एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। ठीक है, मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपिकल्चर और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, अंगूर की खेती को बोला जाता है विटीकल्चर। ठीक है, अब देखो फल कहां से बनता है, जो अंडाशय पार्ट होता है, मतलब हम जो फल खाते हैं इसका मतलब हम क्या करें, पौधे का अंडाशय पार्ट जो है वो अपने खाने का कार्य कर रहे हैं। तो फल कहां से बनता है? फल बनता है अंडाशय भाग से, फल बनता है पौधे के अंडाशय भाग से, जो है वो किसका निर्माण होता है, वो फल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो फलों के प्रकार भी, फलों के प्रकार, एक होता है निषेचन के आधार पर जो बनता है, ठीक है, एक होता है निषेचन के आधार पर, ठीक है, उसके बाद में कई होते हैं निर्माण के आधार पर, ठीक है, उसके बाद में फल भित्ति के आधार पर। तो बहुत सारे राज जो है फलों की जो है खुलने वाले हैं आज, कि क्यों पौधे जो होते हैं वो एक साथ में, जैसे स्ट्रॉबेरी एक साथ में उगती है, कई पौधे होते हैं वो एक एक करके उगते हैं, तो क्या रीजन है उसके? कई पौधे होते हैं जिनकी जो है
वो पार्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, बीज वाले होते हैं, कई बिना बीज वाले होते हैं, कई जो होते हैं जिसके अंदर खाने के लिए फल भित्ति का मात्रा बहुत ज्यादा होते हैं, कई जो होते हैं वो जैसे ड्राई फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, तो इनको फ्रूट्स के अंदर क्यों रखा जाता है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है, तो उसके आधार पर ये जो है वो तीनों पार्ट्स को एक साथ में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो, अब निषेचन के आधार पर हम बात करेंगे। देखो निषेचन के आधार पर, निषेचन सबसे पहले होता कहां पर है, ये होता है अंडाशय के अंदर। ठीक है, अब अंडाशय के अंदर होता है निषेचन। तो निषेचन के आधार पर फलों को तीन भागों में बांटा गया है, एक है सत्य फल, एक है असत्य फल, और एक होता है अनिषेच। ठीक है, जिसका, ठीक है, तो फलों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सत्य फल, एक बार जो है इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल है या फिर निम्न में से कौन सा सत्य फल नहीं है, ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो अपने जो है सेब जो है असत्य फल का आया था, असत्य फल, असत्य फल है। ठीक है, उसके अंदर देखो अपने को ऑप्शन दे दिया था सेब, आम, ठीक है, केला, इस तरीके से अपने को ऑप्शन दिया गया था, जिसके अंदर सेब जो है अपने असत्य फल के अंदर, सेब और नाशपाती जो है वो अपने असत्य फल के अंदर गिने जाते हैं। ये अपने को किसी भी तरीके से अपने को याद होना चाहिए। अब देखो सत्य फल क्या है, देखो सत्य फल जिनका निषेचन अंडाशय में होता है, भाई सत्य है। ठीक है, सत्य कब है, जब उनका निषेचन अंडाशय में होगा तो सत्य फल, और जिनका निषेचन जो है वो पुष्पाशन भाग में होता है। पुष्पाशन भाग के अंदर कहां पर होता है, पुष्पाशन मतलब पुष्प जहां से उगता है वहां पर जो है वहां से जिसका निर्माण होता है वो असत्य फल बोला जाएगा। मतलब देखो फल वास्तव में तो वही होता है जो निषेचन के आधार पर बनता है, लेकिन सभी का निषेचित भाग खाया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये जो पुष्पाशन भाग जब खाया जाता है जिसका निषेचन पुष्पाशन भाग में हो उसको असत्य फल कहा जाता है। अब उदाहरण अपने को याद करने कि सत्य फल कौन सा है, आम सत्य फल है, और जामुन जो है वो क्या है, सत्य फल, सत्य फल। ठीक है, तो देखो सत्य फल, सत्य फल कौन से होते हैं, एक होता है जामुन और एक होता है अपना आम। और असत्य फल, देखो असत्य फल डायरेक्ट याद करने हैं, असत्य फल इनका निर्माण कैसे होता है, ये पुष्पाशन के भाग से, पुष्पाशन, पुष्पाशन पार्ट से क्या होता है इनका निर्माण, इनका जो निषेचन है वो पुष्पाशन पार्ट के अंदर होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है असत्य फल। नाम क्या है, नाम है आम, नाम जो है इसका एक है सेब और एक है नाशपाती। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अनिषेचन, जिसका निषेचन वर्तिकाग्र में हो, जैसे केला, जिनका निषेचन क्या होता है वर्तिकाग्र में हो जाता है। अब वर्तिकाग्र अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि वर्तिकाग्र कौन सा पार्ट होता है, सबसे ऊपर ऊपर होता है वर्तिका, उसके बाद में होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, जिसका निषेचन वर्तिकाग्र में हो जैसे केला, तो अनिषेचन के अंदर अपने को याद रखना है कि कौन सा पार्ट, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना केला। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अपना हो जाएगा केला। तो सबसे ऊपर देखो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो होता है वर्तिका। ठीक है, यहां पर अपना क्या होता है, ठीक है, तो अभी अपने को याद क्या करना है, सत्य फल क्या है, जिसका निषेचन अंडाशय में हो। असत्य फल कौन सा है, असत्य फल जिनका निषेचन कहां पर हो, पुष्पाशन पार्ट के अंदर हो, और जिसको क्या बोला जाएगा, असत्य फल बोला जाता है। और अनिषेचन किसको बोला जाता है, जिसका निषेचन कहां पर, वर्तिकाग्र के अंदर हो। ठीक है, वर्तिकाग्र मतलब स्टार्टिंग के अंदर यहीं पर हो, वो हो जाएगा अपना अनिषेचन। तो अब देखो सत्य फल के अंदर आम और जामुन, असत्य फल के अंदर क्या हो जाएगा, नाशपाती और सेब, और केला है अनिषेचन के आधार पर। अब देखो निर्माण के आधार पर, ठीक है, देखो एक होता है सरल फल, एक होता है समूह फल, और एक होता है संगठित फल। ठीक है, अब ये जो अपने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर जो है एक लेसन के अंदर जो है एक साथ में दिए गए हैं, और वही सेम एग्जाम्पल जो है सेम टू सेम यहाँ पर अपने उतारा गया। ठीक है, अब देखो सरल फल कौन से होते हैं, सरल फल भाई एक इंसान है, सरल इंसान, एक साथ में बहुत सारे इंसान है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि समूह के अंदर हो जाएंगे वो।
वो सरल नहीं होंगे, ठीक है। और एक होते हैं संगठित, संगठित फल होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं देखने के अंदर, उनको संगठित बोला जाता है। अब पूरा आपने यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो सरल फल, फल एक फूल से एक फल बनना, भाई सीधा सा इसके अंदर ना तो कुछ याद करना ना कुछ समझना, एक फल से, एक फूल से एक फल बन रहा है, एक फल से एक फूल से एक फल बनने का काम हो रहा है, सीधा सिंपल सा काम है, उसको बोलेंगे सरल फल। और आम जो है वो सरल फल के अंदर आता है, किस में आता है, आम सरल फल के अंदर आता है। और साथ ही साथ में आम जो है वो सत्य फल, से और से, सरल और सत्य दोनों के अंदर जो है वो आम आता है, ठीक है। उसके बाद में समूह फल, मतलब समूह के अंदर कार्य करेंगे, एक साथ उनकी व्युत्पत्ति होगी, मतलब एक साथ में जो फल उगते हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप के अंदर जो उगते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, देखो एक फूल से खूब सारे फल बनते हैं, भाई एक फूल से एक फल बना, सरल फल और सत्य फल। सत्य फल भी, आम भी क्या है, सत्य फल है, ठीक है। और सरल फल कौन सा है, तो आम अपना सरल और सत्य दोनों है। उसके बाद में समूह फल जो ग्रुप के अंदर होते हैं, मतलब कि फूल तो एक था लेकिन फल बहुत सारे बन रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने सत्य फल हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो स्ट्रॉबेरी और मदार, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है वो याद कर लेना कि समूह फल का जो है उदाहरण है। एक साथ में जितनी भी चीजें उगती है वो सारी क्या होती है, अपने समूह फल की एग्जाम्पल होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो संगठित फल, संगठित मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ में होकर एक पूरा पार्टी बना लेना, संगठित पार्टी है। मतलब पार्टी जब संगठित होगी तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा इसका मतलब कटहल और पाइनएप्पल बड़े बड़े होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, संगठित फल के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। देखो संगठित फल कौन सा है, एक है कटहल और एक है पाइनएप्पल। और अगर खाली एप्पल की बात करूं, एप्पल किसके अंदर है, तो ये है असत्य फल में, ठीक है। और पाइनएप्पल की अगर मैं बात करूं तो ये है संगठित के अंदर, ठीक है। अब इसमें भी देखो से सत्य और से संगठित, तो एप्पल और पाइनएप्पल एक है असत्य और एक है संगठित, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, फल निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज भी भाग लेता है। भाई कोई किसी का साइज बड़ा कब होगा, साइज बड़ा तब होगा जब दो पार्टियां आपस में साथ में मिल जाती है। तो जनरली देखो इनके अंदर क्या हो रहा था, एक फूल से एक फल सत्य फल, एक फूल से बहुत सारे फल समूह फल, लेकिन फूल भी मिल गया साथ ही साथ में उसका क्या मिल जाएगा, दलपुंज भी साथ में मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने संगठित फल, मतलब बड़े फल होंगे। बड़े फल मतलब कि कटहल और पाइनएप्पल जो है वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखो फल भित्ति के आधार पर, फल भित्ति के आधार पर जो है वो उनको भी दो भागों में बांटा गया है। देखो एक होता मासल और एक होता मेवा। मासल के अंदर क्या आता है, मतलब जिसके अंदर खाने योग्य पदार्थ अधिक होता है, जैसे कि आम हो गया, ठीक है। अब देखो ये आम है, ये क्या है, मासल पार्ट है। देखो कैसे, ये देखो, देखो फल भित्ति के अंदर तीन प्रकार की भित्ति होती है, एक अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति, ठीक है। तो फल भित्ति के आधार पर तीन भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि आम है, आम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, फल भित्ति जो होती है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आम किसका हो जाएगा, मासल फल भित्ति का एग्जाम्पल हो जाएगा। केले के अंदर अधिकांश पार्ट खाने योग्य होता है, केला क्या हो जाएगा, मासल फल भित्ति हो जाएगा, ठीक है। और अमरूद जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अधिकांश पार्ट खाने योग्य है, इसलिए उसको मासल फल भित्ति उसको बोला जाएगा। मतलब तीन पार्ट जो होते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो तीन पार्ट अपने को यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक तो बाह्य पार्ट है, बाह्य फल भित्ति, एक आंतरिक फल भित्ति, एक आंतरिक फल भित्ति, ठीक है। तो बाह्य के अंदर जो, जिसके अंदर छिलका जैसे अपने को दिखाई देता है, मतलब जिन तीन भित्तियों के अंदर अपने अंतर नहीं कर सकते। क्या हम आम के अंदर बता सकते हैं कि उनके अंदर तीन कौन सी भित्तियां थी, नहीं बता सकते। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मासल फल भित्ति हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिनमें तीनों भाग दिख जाए मासल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पहला क्या हो जाएगा, छिलका हो गया, ठीक है। आम के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, जो फल अपने को दिखाई देता है खाने योग्य, उसके बाद भी क्या आ जाता है, बीज आ जाता है। तो अपने को तीनों भित्तियां दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो मासल फल भित्ति हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर तीन पार्ट अलग अलग, तीनों पार्ट अलग अलग दिखाई नहीं देते, उनको क्या बोला जाता है, मेवा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जिनमें तीनों भित्तियों में अंतर नहीं दिखता वे मेवा कहलाते हैं, जैसे काजू और बादाम। क्या काजू में बता सकते हैं कौन सा आंतरिक पार्ट है कौन सा बाह्य पार्ट है,
नहीं बता सकते, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, उनको मेवा बोला जाता है। तो इनका जो डिवाइडेशन हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि फल भित्ति के अंदर अगर अंतर कर सकते हैं तो वो मासल हो जाएगा, लेकिन अंतर नहीं कर सकते तो उसको मेवे के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लो, देखो इसके अंदर दो पार्ट एक साथ में दिखाए गए, एक है फल भित्ति और एक है बीज। बीज के भी जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, तो वो 3 पार्ट भी दिखाए गए हैं और फल भित्ति के भी 3 पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखो फल भित्ति के अंदर अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति, तीनों जब साफ दिखाई देते हैं तो मासल, साफ दिखाई नहीं देते तो वो हो जाएंगे मेवा। उसके बाद में देखो बीज के अंदर दिखाया गया है, बीज के भी 3 पार्ट होते हैं, बीज डायरेक्ट नहीं होता, बीज को भी जब हम छील कर देखते हैं तो उसके अंदर अपने को 3 भाग दिखाई देते हैं। एक होता है सबसे बाहर जो अपने को आवरण दिखाई देता है उसको बोला जाता है बीजावस्था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बीजावरण बोला जाता है। ठीक है, बीज की अवस्था के अंदर होता है और उसको बोला क्या जाता है, उसको बीज आवरण मतलब बीजावरण उसको बोला जाता है। उसके बाद में होता है भ्रूण, उसके बाद में होता है भ्रूण कोश। तो अपने को ये तीनों नाम जो है वो याद रखने हैं कि बीज की कौन सी 3 अवस्थाएं होती है, एक होता है भ्रूण पोष, एक होता है भ्रूण और एक होता है बीजावरण। बीजावरण अपने को आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 भी अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये है बीज। बीज का निर्माण कहाँ से होता है, ये होता है बीजांड से होता है। किससे होता है, बीजांड से जो है वो बीज का निर्माण होता है। अब कीटों से बीजों की कई बार रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि बीज जो है जैसे मान लीजिए काकड़ी वगैरह होते हैं, उनके पिछले साल के बीज अगले साल काम में लिए जाते हैं, तो उनकी रक्षा कैसे करते हैं, उनकी गामा रे जो है उनकी रक्षा करने का कार्य करती है। देखो कीटों से बीज की रक्षा के लिए गामा रे काम में आती है। ठीक है, गामा रे, कौन सी रे काम आती है, गामा रे जो होती है वो अपने यहाँ पर काम आती है। ठीक है, गामा रे। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनके कार्य क्या है, नई पीढ़ी तैयार करना। बीज क्या करते हैं, एक बीज जो है वो अगली नई संतति तैयार करता है, नई जो है वो पीढ़ी तैयार करता है। तो याद होना चाहिए नई पीढ़ी तैयार करने का कार्य वो कौन करता है, तो वो बीज करता है। अब बीज के भी 2 पार्ट होते हैं, बीज के 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपने अनार को देखा होगा, अनार के ऊपर एक बाह्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। जो बाह्य भाग होता है वो टेस्ट में अच्छा होता है, इसलिए उनको टेस्टा बोला जाता है। जो आंतरिक भाग होता है वो टेस्ट में थोड़ा सा कसेला टाइप का होता है, बीज टाइप से होते हैं वो, तो उसको क्या बोला जाता है, टिग्मा बोला जाता है। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो बीज के कितने भाग होते हैं, बीज के 2 भाग होते हैं, 2 भाग। ठीक है, एक होता है टेस्टा और एक होता है टिग्मा। टेस्टा जो होता है जनरली माना जाता है जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है टेस्ट, इसलिए टेस्टा। तो बाह्य भाग टेस्टा और आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है, टिग्मा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अनार के लाल दानों में टेस्टा व सफेद भाग में टिग्मा पाया जाता है। अब ये देखो अनार के अंदर जो हम खाते हैं वो उसका बीज भाग हम जैसे खाते हैं, बीज भाग खाते हैं तो ऊपर क्या होता है, एक टेस्टी लेयर होती है जिसको टेस्टा बोला जाता है, और एक अंदर जो होता है बीज होते हैं उनको टिग्मा बोला जाता है, आंतरिक भाग टिग्मा कहा जाता है। अब देखो बीज जो होता है वो सबसे पहले जैसे मान लीजिए जमीन में बोया जाता है, बोने के बाद में उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। पोषण मिलने के फलस्वरूप बीज फूलता है और उसका अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो बीज में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिससे वो क्या करता है, माइक्रो पाइप कहते हैं, वो क्या होता है उस पाइप के माध्यम से पानी खींचने का कार्य करता है। ठीक है, जिसे माइक्रो पाइप कहते हैं। इसी माइक्रो पाइप से क्या होता है, बीज का फुलाव जो आता है, बीज का जो फूलने का जो काम होता है वो कहाँ से होता है, उस पाइप के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बीज के साइड के अंदर, जैसे मान लीजिए ये बीज है, बीज के स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा छेद पाया जाता है। अगर वो नहीं देखा तो आपने काजू देखा होगा, तो काजू के अंदर भी क्या होता है, ऊपर साइड में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। वो छेद क्यों होता है, वो होता है एक पाइप, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, खींचने के लिए उसके अंदर एक माइक्रो पाइप पाया जाता है। अब देखो बीज के कौन से 3 पार्ट हैं, देखो सबसे पहले क्या होती है, कोटेड लेयर होती है, सबसे बाहर एक कोटेड लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर को क्या कहते हैं, आवरण बोला जाता है, बीजावरण बोला जाता है। उसके बाद में वाली वो जो लेयर होती है उसके अंदर क्या रखा जाता है, उसके अंदर जो अवशोषण किया जाता है उसको वो एब्जॉर्व करता है, वो अंदर खींचता है। वो भोजन जो होता है वो कहाँ पर रहता है, वो फूड स्टोर जो है बीज के अंदर क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। क्योंकि देखो भोजन तो सभी को चाहिए होता है, सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, तो बीज को भी पोषण की आवश्यकता होती है। अब देखो तीसरा पार्ट क्या है, एम्ब्रॉय मतलब कि भ्रूण। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये होता है इसका भ्रूण पार्ट।
ठीक है, जैसे कि आपने ये पिछली स्लाइड के अंदर देखो, यहाँ पर आपने भ्रूण पढ़ा होगा, तो ये भ्रूण कहाँ पर होता है, ये देखो ये भ्रूण जो है ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या होता है, साइड में जो एक कलिका नुमा संरचना निकलती है उसको क्या बोला जाता है, उसको भ्रूण बोला जाता है। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पर, भ्रूणपोष मतलब फूड स्टोर। अब ये फूड स्टोर कहाँ पर होता है, सेंटर के अंदर जो होता है भोजन का जो एक जो इकट्ठा करने का कार्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। और साइड के अंदर क्या होता है, ये हो जाता है अपना भ्रूण हो पार्ट जो है हो जाता है, और बाह्य पार्ट जो होता है उसको हम बीजावरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बीज बोते समय फास्फोरस की जरूरत होती है, तो बीज बोते समय फास्फोरस की जरूरत, लेकिन बीज बोने के बाद में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है। बीज बोने के बाद में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बीज बोने से पहले फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब देखो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जैसे दाल होती है तो उसको दाल को अंकुरित किया जाता है। अंकुरित कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसको पानी के अंदर भिगोया जाता है, भिगोने के बाद में उसको एक कपड़े के अंदर बांध दिया जाता है जिससे उसको बराबर हवा मिलती रहे, साथ ही साथ में उसके ऊपर थोड़े पानी की छींटे दिए जाते हैं जिससे उसको क्या मिलती रहे, आर्द्रता मिलती रहे। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो वही है कि अंकुरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, अंकुरण कैसे किया जाता है, कैसे अंकुरित किया जाता है। तो देखो अंकुरण के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है पहले वो देखते हैं, तो आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कपड़े ऊपर क्या छींटे देते हैं ताकि उनको आर्द्रता मिले, और उसको कपड़े के अंदर क्यों बांधा जाता है, ताकि उसको बराबर हवा मिलती रहे, ठीक है। और तापमान की भी उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है, मतलब बराबर तापमान उसको मिलना चाहिए। तो किस किस की आवश्यकता है, देखो आर्द्रता की, वायु की और तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो अंकुरण के लिए मृदा की पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी चीज को अंकुरित करना है तो उसके लिए उसको मृदा की आवश्यकता नहीं होती। मृदा क्यों चाहिए होती है, पौधे को मृदा चाहिए होती है कि उसको पोषण मिल सके, उसको भोजन मिल सके, और जो बीज है वो अंकुरण के बाद में अपनी वृद्धि कर सके, ठीक है। लेकिन केवल अगर आपको अंकुरण करवाना है तो उसके लिए अपने को मृदा की आवश्यकता नहीं है या किसी भी पोषक तत्व फास्फोरस वगैरह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वृद्धि करने के लिए जो है वो आवश्यकता होती है। तो अगर किसी भी चीज को केवल अंकुरित करवाना है तो अपने बिना मृदा के करवा सकते हैं, बिना पोषक तत्वों के करवा सकते हैं, उसके लिए केवल आर्द्रता की, हवा की और तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो पादप हार्मोन। अब यहां से जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वेश्चन आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड से या तो जिब्रेलिन का आया था या फिर इनमें से जो है अपने एक जो है वो क्वेश्चन आया था, जिब्रेलिन का ही क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। अब देखो पादप हार्मोन, अब वृद्धि में सहायक, वृद्धि भी की जा सकती है, वृद्धि को रोकने के लिए वृद्धि रोधी हार्मोन भी उसके अंदर पाए जाते हैं। केवल वृद्धि वाले हार्मोन पाए जाएंगे तो पौधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा, 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन उसकी वृद्धि रोकने के लिए भी पाए जाते हैं और वृद्धि करने के लिए भी उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं उसकी जानकारी अपने को होनी जरूरी है। देखो वृद्धि में सहायक, ठीक है। अब देखो वृद्धि में सहायक एक होते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन, और एक होता है फ्लोरीजेंस, और एक होता है ट्राइमेट्रिन, ठीक है, ट्राइमेट्रिन, ठीक है। ये तो होते हैं वृद्धि प्रवर्धक, ठीक है, ये होते हैं वृद्धि प्रवर्धन, ठीक है। और उसके बाद में अपने क्या लिखा गया है, ये है वृद्धि रोधी। तो इन दोनों के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। अब देखो वृद्धि प्रवर्धन, जिब्रेलिन देखो क्या है, जिब्रेलिन अंकुरण व वृद्धि में सहायक, जड़ की ओर ले जाता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखो दो लाइनें हैं इसके अंदर, अंकुरण व वृद्धि। देखो पौधे का अंकुरण करने के लिए या जो बीज होता है उसको अंकुरित करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहता, तो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। दो जने मिल करके हाथ पैर टांगे पकड़ के उसको स्कूल छोड़कर आते हैं, वो रोता रहता है तो वो रोता रहता है, धीरे धीरे उसको स्कूल की आवश्यकता जो है वो आदत पड़ जाती है और फिर वो जाने लग जाता है, ठीक है। मतलब जबरदस्ती ले जाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो पौधा जो होता है वो बीज जो होता है उसको जबरदस्ती उसको वृद्धि करवाई जाती है। तो
सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अंकुरण करना। तो अंकुरण व वृद्धि में सहायक कौन है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, अंकुरित करता है, मतलब जबरदस्ती अंकुरित करने का, एक बार स्टार्टिंग कराने का कार्य करते हैं कि बीज तू स्टार्ट हो जा, बड अपने आप जाएगा। ठीक है, तो अंकुरण और वृद्धि में सहायक जिब्रेलिन। अब देखो देखो जड़ की तरफ जब कोई चीज नीचे की तरफ बढ़ती है तो उसको क्या बोला जाता है, जियोट्रॉपिक। ठीक है, अब कोई सूर्य की तरफ बढ़ता है तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिक। ठीक है, अब जब कोई जड़ की ओर जाता है तो हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, गुरुत्वावर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब ये जो होते हैं, ये जड़ जो है नीचे की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ जाने को क्या बोल देंगे, गुरुत्वावर्तन, गुरुत्वानुवर्तन इसको बोला जाएगा। अब देखो ऑक्सीन, ये पौधे को प्रकाश की ओर अर्थात ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। भाई नीचे की तरफ ले जाने का काम कौन, भाई जैसे बीज है, बीज का अंकुरण कहां पर होगा, जिब्रेलिन का काम होता है अंकुरण और वृद्धि का। अंकुरण कौन करता है, अंकुरण करता है बीज करता है। बीज अगर अंकुरण करता है तो कहां पर बढ़ेगा, जड़ें निकलेगी, उससे जड़ें कहां से निकलेगी, वो गुरुत्वानुवर्तन होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है तो गुरुत्वानुवर्तन होता है। अगर कोई चीज जो ऊपर की तरफ जाती तो प्रकाशानुवर्तन होती। मतलब जो ऑक्सीजन है ये पौधे को क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है पौधे को वृद्धि कराने का कार्य करता है। तो वृद्धि करेंगे तो कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे सूर्य की तरफ, जिसको क्या बोला जाता है, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अब देखो प्रकाशानुवर्तन सर्वाधिक सूरजमुखी के अंदर पाया जाता है। जब सूर्य निकला रहता है तो जिस साइड में सूर्य जाता है उस साइड से घूमता रहता है, जिस साइड में सूर्य जाता है उस साइड में अपना फेस करता रहता है। जब सूर्य चला जाता है तो अपनी गर्दन नीचे कर लेता है, मतलब सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, हमेशा सूर्य की तरफ चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन हो रहा है। अब ये कौन करता है, ये करता है ऑक्सीजन। ये याद रखना पड़ेगा, ये कौन करता है, ऑक्सीजन। तो जिब्रेलिन जबरदस्ती बढ़ाने का कार्य करता है। जबरदस्ती किसको कोई काम करवाया जाता है, जो एकदम छोटी वाली अवस्था में, छोटी वाली अवस्था मतलब बीज की अवस्था के अंदर, बीज कहां पर बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब जिब्रेलिन क्या करता है, गुरुत्वानुवर्तन का कार्य करता है। जिब्रेलिन से उल्टा है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, पौधे को प्रकाश की दिशा में घुमाने का काम करता है। इसका मतलब वो क्या है, प्रकाशानुवर्तन। किसके अंदर होता है, तो सूरजमुखी के पौधे के अंदर होता है। उसके बाद में साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के स्टूडेंट है, साइटो का मतलब आपको पता होगा ये कोशिका से संबंधित होता है। तो साइटोकाइनिन क्या है, कोशिका विभाजन करता है। फ्लोरीजेंस नाम से ही स्पष्ट है, फ्लोरीजेंस मतलब फ्लोवर से संबंधित है। तो फूल निकालने का काम कौन करेगा, तो फ्लोरीजेंस करेगा। ठीक है, यहां तक अपने को याद हो गया होगा, पेपर में जिब्रेलिन का पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में देखो ट्राडमेटिन। ठीक है, ये घाव भरने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर जो पौधे होते हैं उनके गोंद लगता है, गोंद लगता है, कहां से, वो गोंद नहीं है वास्तव में, वो अपने लिए गोंद है, उनके लिए तो जो घाव जो होता है, घाव से अंदर निकलने वाला जो लिक्विड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, गोंद बोला जाता है। ये कहां से निकलते हैं, पौधों के घाव से निकलते हैं। ठीक है, अब देखो घाव भरने का काम करता कौन है, तो ट्राडमेटिन। ठीक है, कौन करता है, ट्राडमेटिन। अब याद करने का क्या तरीका है, देखो ट्राडमेटिन ट्रीटेन जो ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से मिलता जुलता शब्द देखो ट्राड, देखो ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो टे और टे भी मिल रहा है, मैं और मैं भी मिल रहा है, तो ट्राडमेटिन या ट्रीटमेंट, ये अपने को याद करना पड़ेगा। ये है पौधों की वृद्धि में सहायक। अब देखो वृद्धि जब होगी तो उनकी वृद्धि रोकने वाला भी कोई होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैंसर हो जाता है तो कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कोशिका वृद्धि रोकने वाला भी कोई ना कोई होता है। जैसे ही कैंसर होता है कोशिका वृद्धि होती जाती है, लेकिन वृद्धि रोकने वाला जो है वो लिक्विड खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं बढ़ती जाती है, गांठें होने लग जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। उसी तरीके से वृद्धि को रोकने के लिए जो होता है वो होता है एब्सिसिक। ठीक है, एब्सिसिक जो होता है वो वृद्धि को रोकने के लिए है। अगर वृद्धि नहीं रुकेगी तो पौधों के अंदर बढ़ते जाएंगे, पौधे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये एब्सिसिक है ना, देखो सिसकना मतलब एब्सिसिक मतलब सिसकना, सिसकते कब है, रोते कब है, जब कोई भी चीज काम जो है वो अपने ऑपोजिट फैक्टर में हो जाता है। ठीक है, तो अब ये ऑपोजिट फैक्टर का काम करेगा, ये अंकुरण को रोकेगा, ये वृद्धि को रोकेगा, ये कोशिका विभाजन को रोक देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसिक। ठीक है, उसके बाद में देखो एथिलीन क्या करता है, देखो एथिलीन यहाँ पर है C2H4, ये फलों को पकाने का कार्य करता है। तो एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस काम में लेते हैं। तो
दो शब्द अपने को याद करना है, एक याद करना है एथिलीन और यह एक याद करना है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या करेगा, कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करेगा, और एथिलीन भी क्या करता है, C2H4 फल पकाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर गैस से पकाना है तो एसिटिलीन गैस, और एथिलीन ये भी क्या करता है, फल को पकाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक था, पौधे का टॉपिक जो है अपने यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।